की जाती थी, लेकिन अब की सरकार में ऐसा नहीं होता है। यानी साफ तौर पर तुष्टीकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आ रहे थे। हर्षवर्धन जी, ऐसी नई बात नहीं है कोई जो प्रधानमंत्री इस बयान का जिक्र कर रहे हो या प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसा बयान दिया हो। क्या ये टाइमिंग बहुत परफेक्ट है पीएम की इसे मुद्दा बनाने में? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हम कहें कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो यही रही है कि कुछ भी वो जिसको कहते हैं ना कि बीच बीच के बच के वाला रास्ता नहीं इख्तियार करते हैं। ये जो तुष्टीकरण वाला मसला है वो उसी तरफ ले जाता है। और जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर थे और आज तक उनका जो सबसे ज्यादा चर्चित और जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मुसलमानों की किसी दूसरी तरह की चीजों में उनके साथ भेदभाव करते हैं या कोई उनके साथ पक्षपात करते हैं। लेकिन आप जो है वो दिखें, आप दूसरे का सम्मान करें। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी सही मुद्दे पर भी, यहां तक कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी आप बोलते हुए आपकी जुबान लड़खड़ाने लगे, तब तुष्टीकरण खतरनाक है, देश के लिए घातक है। और चूंकि गुजरात में हमने देखा था कि किस तरह से वहां की सरकार ने नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो टेरर मॉड्यूल्स थे उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उस वक्त जो आज हम देश में साइबर सिक्योरिटी की बात सुन रहे हैं, आज हम टेक्नोलॉजी की बात सुन रहे हैं, आज हम एडवांस वेपन और मॉनिटरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वहां लागू किया। जिस फोरेंसिक की बात हम करते हैं, गांधीनगर में सबसे पहले वहां जो विश्वविद्यालय खुला, इंस्टीट्यूट खुला, उसमें वो काम सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। और उनका मुझे 2005-6 के आसपास का शायद वो भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जैसे देश में अगर हम आधुनिक तकनीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उस तकनीक के लिए जो बैकएंड में पुख्ता इंतजाम करना है वो सब करना होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अभी इजराइल पर जिस तरह से हमास ने आतंकवादी हमला किया, जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिस तरह से इजराइल का जो मॉनिटरिंग सिस्टम था उसको पूरी तरह से वो सरपास कर गए, हमारे जैसे देश के लिए खतरा बहुत बड़ा हो जाता है। और इसीलिए आज जब सरदार पटेल का नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात करते हैं तो ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। संदर्भ जुड़ता है, जो हमास के समर्थक यहां कर रहे हैं, जो हमास का नेता, आतंकवादी नेता खालिद मशाल आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केरल में बोल जाता है, या फिर अलग अलग जगहों पर जो रैली और दूसरी चीजें निकलती हैं, वो भी शायद टारगेट पर है। इजराइल और हमास के युद्ध की इतनी चर्चा विजय जी इस देश में क्यों है, या राजनीतिक हलचल का विषय ये क्यों बनी हुई है? दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, अलग अलग तरीके से इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बयान भी इस तरीके से सामने आ रहे हैं। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हैं इजराइल को लेकर, इजराइल और हमास में। एक तो आतंकवाद बड़ी घटना है कि जिस तरह का आतंकी हमला 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ हमास की तरफ से, हिंदुस्तान आतंक के पीड़ित देशों में से एक है। हम आतंक को बहुत लंबे समय से झेलते रहे, तो ये हमारी चिंता रही और इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री ने जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद आतंकवाद का जिक्र करते हुए इजराइल के साथ खड़े होने की बात की। अब जब ये बात हुई तो इससे बहुत सारा जो हमारे राजनीति में दूसरे पक्ष के लोग हैं वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं हमेशा। ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन वो हमास के साथ या फिलिस्तीन के साथ जुड़े होने की बात करते हैं। फिलिस्तीन की मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि फिलिस्तीन के साथ तो भारत खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ पक्ष है राजनीति का हिंदुस्तान में जो हमास के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहता है, और वो हमास के साथ नहीं खड़े। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ, वो हमास के साथ नहीं खड़े हुए, वो हमास के रेफरेंस से हिंदुस्तान में कुछ अपनी राजनीति से की रोटियां जो है वो सेकना चाहते हैं और समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को उससे आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उसको अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हैं। ये उनकी राजनीति होती है। ये भी पूरा सच नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर वहाँ खड़ा होता तो पूरे हिंदुस्तान में आज हमास के लिए लोग खड़े होते ना, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे राजनीति करने वाले लोग हैं, विपक्षी राजनीति करने वाले लोग हैं। अभी जो खालिद मशाल का जिक्र हुआ, जिस तरह से केरल में हुआ, वो बहुत गंभीर घटना है। बल्कि मैं तो समझा कि केंद्र सरकार को उस पर ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री का मैं बयान देख रहा था, वो कहते हैं हाँ हम देखेंगे कि क्या हुआ है। ये इतना आसान बात नहीं है। हमास का कोई लीडर जो है, फाउंडर मेंबर, आपकी किसी रैली को संबोधित कर रहा है, वर्चुअली जुड़ा हुआ है, तो ये हमारी सिक्योरिटी को, हमारे पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने वाला है। और फिर देखा कि कुछ जगहों पर हमास को लेकर समर्थन की रैलियां भी हुई, प्रदर्शन भी हुआ। तो उस राजनीति को जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं। आज वो आतंकवाद का जिक्र एक जनरल तरीके से नहीं कर रहे, हमास को जोड़कर कर रहे हैं कि हमास के साथ खड़ा होना हिंदुस्तान के लिए खतरनाक चीज है। और पिछले कई सालों में लगातार पिछली सरकारों में भी, पॉलिटिकल पार्टीज में भी आतंकवादियों के साथ खड़े होने, कोर्ट में जाना, वो लड़ाई तो है। लेकिन ये मौजूदा जो आज का भाषण है उनका, वो हमास में
कुछ राजनीतिक दल साथ खड़े दिखाई दे रहे, उसको लेकर ज़्यादा बड़ा। बिल्कुल, देखिए, और इस तुष्टीकरण पर लगातार प्रधानमंत्री बोलते भी हैं। क्या ये मुद्दा आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी राहुल जी बनाने में कामयाब रहेगी? विपक्ष के बयानों पर पलटवार करना, पीएम का सख्त संदेश देना, क्या इससे कोई नैरेटिव बनता है? देखिए, प्रधानमंत्री का बयान इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जिस तरह से विपक्ष जो है वो यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव था इजराइल और हमास को लेकर, उसमें जिस तरह से भारत ने वोट किया, एब्सटेन किया उस वोट में, तो उसको लेकर जो मुद्दा विपक्ष बना रहा है, शायद ये बयान उस तरफ भी इशारा करता है। पर मैं एक बात साफ कहना चाहूँगा, जैसे विजय जी ने कहा कि भारत जो है आतंकवाद से पीड़ित देश है और हमें ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे अगर हमास ने इजराइल में जाके हमला किया, आतंकवादी घटनाएं की, तो देखिए अगर इजराइल उसका किसी भी तरह से प्रतिरोध कर रहा है या उसका बदला ले रहा है, तो ये बात इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। हम होता क्या है कि आतंकवादी हमला होता है, हम ये दिखाते हैं कि हमास जो है वो अलग है और वहाँ जो गाजा में लोग रह रहे हैं वो अलग हैं। देखिए, किसी भी आतंकवादी घटना को लेकर वो लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि हमास में जो लोग शामिल हैं वो गाजा के लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। क्या उनका भाई, उनका बेटा, उनका पति, ये सारे लोग जो हैं वो उसी जगह से आते हैं। और ऐसे में अगर इजराइल जो है, अगर उसको प्रोटेक्शन दिया गया, जो हमास के लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया, उनको वहाँ से प्रोटेक्शन के बाद भेजा गया, ये सब वहाँ पे पता नहीं था कि इतने सारे जो है हथियार जमा किए जा रहे हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हुआ, तो सपोर्ट है ना वहाँ पर। ऐसे में अगर इजराइल जो है अपने मतलब कितने सारे लोगों, मतलब 1500-1600 लोगों की जान गई, उसके बाद अगर इजराइल जो है उसका जो है उसका रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे में इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल गलत नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई जो कम्युनिटी है, मैं इसको किसी एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन अगर एक कम्युनिटी है वो आतंकवादियों को अपने बीच में पैदा होने देती है, उनको परोसती है, उनको पालती है, तो उसको उसके रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे। और हमास और इजराइल का ये मुद्दा कैसे अभी हमारी राजनीतिक चर्चाओं में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बोल रहे थे तो ना सिर्फ तुष्टीकरण बल्कि उन्होंने इंडिया अलायंस का बिना नाम लिए उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों को आतंकवाद नहीं दिखता, जबकि सच यही है कि तुष्टीकरण से देश का भला नहीं हो सकता। मोदी ने कहा कि देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है, एक धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता पर चोट कर देश को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें सतर्क रहना है, एकता को सहारा देना है। आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। ये लोग देश की एकजुटता पर चोट करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। देश इनसे सतर्क रहेगा तभी विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन पर निशाना बोल रहे थे। जिस तरीके का रुख हमास और इजराइल पर सामने आया है, भारत सरकार के स्टैंड से अलग कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, उस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे। विजय जी, क्या ये सही मौका है और ये सही तरीका है उन तमाम चेहरों को एक्सपोज करने का जो मोदी विरोध में कहीं ना कहीं देश का विरोध करने पर आमदा हो रहे हैं? रिसेंट एग्जाम्पल इजराइल और हमास। बार बार बात होती है कि मोदी विरोध करना लोकतंत्र में, मोदी विरोध मतलब किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करना कोई बहुत खराब बात नहीं है और डेमोक्रेसी का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है जिसको हम विपक्ष की बार बार चर्चा करते हैं। लेकिन ये एक बारीक लाइन है कि आप मोदी विरोध को या किसी पॉलिटिकल लीडर को विरोध करते करते देश के विरोध तक पहुँच जाए, क्योंकि देश तो हम सबका है ना। और मोदी विरोध से अगर देश का नुकसान हो रहा है तो उसको भी ध्यान रखना होगा कि आप मोदी विरोध करते करते, जो खासतौर से हमास को लेकर बात हो रही है,
हमास का जो घटना हुई है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता हमें करनी पड़ेगी। मैं फिर से इसकी बात की चिंता कर रहा हूँ कि खालिद मशाल का जो एड्रेस है उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ये आगे पैर पसार सकता है। केरल को लेकर हमने पहले भी जिक्र हुआ कि केरला स्टोरी जब एक फिल्म आई थी उसमें भी बताया गया था कि किस तरह से बाहर मुस्लिम देशों में बच्चियों को ले जाया जा रहा है, उनका मिसयूज किस तरह से हो रहा है। तो ये गंभीर मसला है। और जैसे केरल की सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वाली सरकार नहीं, उनके खिलाफ सरकार हो, लेकिन राष्ट्र की चिंता करना, केरल की चिंता करना भी उनका वो बनता है, दायित्व बनता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मजहब से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें पॉलिटिकल इंटरेस्ट को छोड़कर राष्ट्र के हित की बात, राष्ट्र की चिंता पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का विरोध करते रहने में कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री का विरोध जितना करना करिए, लेकिन देश के विरोध पर मत आ जाइए कि आप अपनी आंखें बंद कर लें कि हमास का आतंकवादी, हमास का फाउंडर मेंबर आपको एड्रेस कर रहा हो किसी रैली को और आप उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही लोगों पर यहाँ पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। विपक्ष पर ये जो पंच है प्रधानमंत्री का, ये कितना गहरा है ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त शराब घोटाले को लेकर भी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाना भी सियासत का मसला बना हुआ है। क्या शराब घोटाले में अब जेल जाने का नंबर केजरीवाल का है? केजरीवाल को ईडी के समन पर कैसे मचा है सियासी बवाल? आगे इसी पर करेंगे बात। फिलहाल